हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेल। उसमें हमने प्लांट सेल पढ़ा, एनिमल सेल पढ़ा। ओके, और फिर उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको आज हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम चैप्टर नंबर कर रहे थे 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने उसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपने देखा होगा, न्यूक्लियस के आसपास ये जो फोल्डिंग्स जो होती हैं, ये दिस इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम जो रफ होता है जिसमें राइबोसोम्स होता है उसको RER बोलते हैं, और स्मूथ को शॉर्ट में SER बोलते हैं। इसके ऊपर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्मॉल बॉल शेप्ड है वो राइबोसोम्स होता है। तो प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलम होता है, ट्यूबुलर सब्सटेंस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। ये एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। इसके दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स या आप कह लो कंपार्टमेंट होते हैं। जो इनसाइड में होता है उसको बोलते हैं इनसाइड ईयर, ल्यूमिनल, और जो बाहर होता है उस पार्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ये देखो, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। छोटे छोटे ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं फोल्डिंग्स में, इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको, अंदर जो पार्ट होता है इनसाइड ईयर, उसको ल्यूमिनल बोलते हैं, और जो बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। आउटर सरफेस के इसमें राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, है ना। ये जो मैंने पहले भी आप बताया, जो बाहर की सरफेस पर रफ ईयर बोलते हैं, और जहाँ एब्सेंस होता है उसको स्मूथ ईयर होता है, जहाँ पे राइबोसोम नहीं होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, ये किसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। और एब्सेंस ऑफ जो होता है तो उसमें इतना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता जिसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो रफ ईयर जो होता है एक्टिवली इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में। कंटिन्यूस होते हैं आउटर मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस का। ये देखो, ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन तक जुड़ा हुआ है ना, ये रहा न्यूक्लियस। ओके, दिस इज न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर पोर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड में काम होता है ना। लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स इन एनिमल सेल, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और ये लिपिड सिंथेसिस में काम। ओके, क्लियर, इजी है। अब इसके बाद हम एक और ऑर्गेनली आपने देखी होगी प्लांट सेल में, ऐसे फोल्डिंग्स बनी होते हैं जिसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस, और इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं सिस्टर्नी। ये भी न्यूक्लियस के आसपास होते हैं। इसको कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको गोल्जी एपरेटस बोलते हैं। इसके फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं। कैसे होते हैं ये? फ्लैट डिस्क शेप्ड, जिसको सिस्टर्नी बोलते हैं। 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और ये एक दूसरे के, दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है ना। बहुत सारे नंबर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, अरेंज नियर द न्यूक्लियस के पास में होते हैं, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस, है ना।
ये रहा 0.5 है, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, गोल्जी बॉडीज डिस्क शेप्ड होते हैं। ओके, क्लियर। तो ये आपको पता लगा। अब इसी का हम आगे पढ़ेंगे। हम अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस है ना। कौन कौन सा फेस है इसमें, ये देखो। पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्टिंक्ट कन्वेक्सिस और द कनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। इसके सिस और ट्रांस फेसेस होते हैं, पर ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और ये क्या काम आते हैं, फंक्शन ऑफ मैटर की पैकेजिंग में काम आते हैं, है ना। तो मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल फ्रॉम द ईयर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, है ना। सिस फेस और ट्रांस फेस, दो फेस होते हैं इसके। ओके, और ट्रांस फेस को क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। तो ये क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग द मटेरियल। कोई भी फूड मटेरियल आया, उसको पैक किया वेजिकल्स की फॉर्म में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज़ हुआ, वो सिस फेस से फ्यूज़ होगा गोल्जी अपरेटस के, और फिर ट्रांस फेस तक जाएगा। इसीलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहता है ना। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, सिस फेस के साथ, और उसको मूव करता है मटेरियल को ट्रांस फेस की तरफ। प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इस ट्रांस फेस। जैसे प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज हुआ, ER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो फ्यूज़ हुआ सिस फेस के साथ। ओके, सिस फेस के साथ फ्यूज़ हुआ, और ये मूव हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। सबसे पहले गोल्जी ऑपरेटर क्या होता है, ER फ्यूज़ होते हैं सिस फेस ऑफ द गोल्जी एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस की तरफ मूव होता है। ठीक है, मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स की फॉर्म में जो मटेरियल है वो फ्यूज़ होता है, सिस फेस की तरफ होता है, फिर ट्रांस फेस की तरफ चल जाता है गोल्जी अपरेटस की। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, और फिर ये मैच्योरिंग फेस की तरफ जाता है। नंबर ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स, राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। फिर राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे ये सप्लाई करता है मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल गोल्जी अपरेटर। ये देखो, ये आ गया, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेस। सिस्टर्नी में ये थोड़ा मॉडिफाई किया, सिस फेस में इसको थोड़ा मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं, फिर वो ट्रांस फेस में जाता है। तो इस तरीके से गोल्जी अपरेटस का वर्क होता है। फॉर्मेशन किसकी करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के। इंपॉर्टेंट साइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब यह लाइसोसोम, ये बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। पैकेजिंग जब होती है गोल्जी अपरेटस की, पैकेजिंग के टाइम ही बनते हैं ये। There are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus.
एक वैसे इसको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, लाइपेसेस और प्रोटीसेस एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच होता है। ये डाइजेस्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड को, ये डाइजेस्ट कर देता है। तो इसको हम एक तरह से यहाँ पे इसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, खाली इतना एक्सप्लेन किया गया है कि इसका खाली फंक्शन मेन क्या है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, पैकेजिंग के प्रोसेस में काम आते हैं। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी ऑपरेटर्स में जो होता है, तो आइसोलेटेड होते हैं ये। और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेसिस, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस। और ये एक्टिव एसिडिक पीएच होता है और ये डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को। तो इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम लाइसोसोम्स। दीज आर नोन एज लाइसोसोम्स। ऐसे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइसोसोम्स के। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपको दिखाया था प्लांट सेल में। दे आर फाउंड, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल होते हैं जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं बॉडी के लिए। और इसकी एक बाहर वैक्यूल्स की एक मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े होते हैं, 90% घेर लेता है उसका प्लांट सेल का एरिया। हमने देखा था ना प्लांट सेल और एनिमल सेल में वैक्यूल में डिफरेंस। और जो टोनोप्लास्ट होता है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वैक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस और अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसनट्रेटेड ग्रेडियंट्स इन द वैक्यूल्स। तो जो टोनोप्लास्ट है वो ये इसका यही काम है कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को वैक्यूल की तरफ खींचती है, ट्रांसपोर्ट करती है नंबर ऑफ आयंस का। तो जो इसका कंसंट्रेशन है हायर होता है वैक्यूल का साइटोप्लाज्म से ज़्यादा। ये नंबर ऑफ आयंस को जो टोनोप्लास्ट है जो उसके आउटर प्लेन में ट्रांसपोर्ट करती है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल का वैसे क्या काम है? ये वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल रखता है जो कि यूज़फुल नहीं है बॉडी के। एमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है। जैसे इसमें टोनोप्लास्ट करती है ना, आयन का कंसंट्रेशन चेंज करती है, तो इस कारण इसके कंसंट्रेशन जो होता है, ग्रेडियंट जो होता है वैक्यूल का, हाई होता है साइटोप्लाज्म से। फूड वैक्यूल्स ज़्यादातर क्यों बने होते हैं? प्रोटिस्ट में ये इंगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, इसलिए। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो एमीबा में होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम आता है और एक्सक्रीशन में भी आता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स ऑस्मोसिस से आयन का जो कंसंट्रेशन है मेंटेन रखता है बॉडी में। और प्लांट सेल में 90% जो है एरिया को कवर करके रखता है प्लांट सेल के। ओके, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये विजिबल हो जाता है माइक्रोस्कोप में। ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपने वेरी करते हैं, है ना। शेप और साइज़ में ये वेरिएबलिटी रिजर्व है। ये सॉसेज शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, 1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ये तो हमने पढ़ लिया, क्लियर हो गया होगा आपको राइबोसोम्स के बारे में, गोल्जी ऑपरेटर्स, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल्स के बारे में। डायग्राम देखते हुए इनको समझोगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा और बहुत इजीली। अब देखो ये डायग्राम देखिए आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ये देखिए, ये इसकी इसने आउटर मेम्ब्रेन बताई है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है,
ये इसका मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स है। और ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टा। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इनटू ल्यूमन, 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। ये 2 कंपार्टमेंट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, देख ही रहे हो आप। और इनके बीच में जो है वो मैट्रिक्स होता है। तो इनर कंपार्टमेंट किससे बना होता है? डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस जिस विच इज़ नोन एज मैट्रिक्स। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिमिट, बाउंड्री की लिमिटेशन रखती है ऑर्गेनेली को। ओके। और नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होते हैं जिनको क्रिस्टे बोलते हैं। नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स नोन एज क्रिस्टे। जो कि मैट्रिक्स की टूवर्ड्स फोल्डिंग होती है। ये मैट्रिक्स है, इसी के टूवर्ड्स फोल्डिंग है ना क्रिस्टी की। ये देखिए, ये इनफोल्डिंग्स है, ये मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टी हो गया यहाँ पे, और ये जो है ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है? जो ग्रीन कलर इसमें दिया हुआ है। तो क्रिस्टी क्या करता है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनके अपने एंजाइम्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में हेल्प करते हैं। और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की साइट्स होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये सेल्यूलर एनर्जी फॉर्म करते हैं एटीपी में। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल, इट कंटेन्स एटीपी, प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये देखो यहाँ भी है, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, और कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प। और ये डिवाइड भी हो सकता है फिशन से। साइड्स ऑफ, दे आर साइड्स ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो करते हैं दैट इज ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, they produce cellular energy in the form of ATP। और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, डीएनए और आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, है ना। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, प्लांट में और इग्लोनॉइड्स में। स्पेसिफिक पिगमेंट्स के कारण ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों है? इट इज़ ड्यू टू द ग्रीन प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है ना। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनिक पिगमेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। क्रोमोप्लास्ट के फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड है। कैरोटेन, ज़ैंथोफिल्स, ये सब पिगमेंट्स जो हैं वो कैरोटेनॉइड है, क्रोमोप्लास्ट है। और ये क्या करते हैं? येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं येलो, रेड, ऑरेंज कलर के लिए। क्लोरोप्लास्ट का तो आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ग्रीन कलर के लिए। क्रोमोप्लास्ट है वो येलो, रेड, ऑरेंज कलर के लिए, है ना। तो एसेंशियल फॉर, और ये फैट सॉल्युबल होता है। येलो, रेड, ऑरेंज कलर, ज़ैंथोफिल, कैरोटेन, कैरोटेनॉइड्स। क्रोमोप्लास्ट क्या है? फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड्स हैं। ओके। फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये तो क्रोमोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस,
क्रोमोप्लास्ट येलो, रेड, ऑरेंज होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं। ये भी कई शेप और साइज में पाए जाते हैं और स्टोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं और इलेलोप्लास्ट ऑयल एंड फैट, है ना। ये भी दो टाइप के पाए जाते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट है ना। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जैसे पोटैटो है, दे स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। देन एलियोप्लास्ट ऑयल और फैट्स में जो होता है। हाँ, ये देखो कि दोनों कलरलेस है ना। ओके, it is colorless. Chlorophylla green in color, chloroplast are responsible for green color in plants and they help to trap the light energy essential for photosynthesis. Then chromoplast are fat soluble, yellow, red and orange color. They give red, yellow and orange color to the plant. And leucoplast, they are colorless plastid और दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। और इलेयोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। ओके, वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट एक और क्या है? वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट जो है प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट हमने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा। ल्यूकोप्लास्ट में उसने सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ा जो कि लाइट एनर्जी ट्रैप करता है। फिर फैट सॉल्यूबल क्रोमोप्लास्ट पढ़ा जो कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल ये सब हैं जो ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर देता है प्लांट को। ल्यूकोप्लास्ट है न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, जिसमें एमाइलोप्लास्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, इलेयोप्लास्ट है जो ऑयल एंड फैट स्टोर करता है, और एल्यूरोप्लास्ट है। तीन है ना ल्यूकोप्लास्ट के। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन स्टोर करता है। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, मीजोफिल सेल्स में। फाइंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये स्ट्रक्चर व्यू है क्लोरोप्लास्ट का। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेनम है, ये थाइलैकॉइड है और ये स्ट्रोमा लैमेली है, ये स्ट्रोमा है। ठीक है, लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल होता है, डिस्क शेप्ड होते हैं, रिबन लाइक ऑर्गेनाइजी होती हैं ये। ठीक है, नंबर वेरीज होते हैं इसके। कैलेमेडोनोमस में, एल्गा में इतना होता है 20 to 40 पर सेल और कैलेमेडोनोमस में 1 पर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं थी डबल मेम्ब्रेन, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। तो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल होती है ना, सेलेक्टिव होती है मटेरियल्स के लिए। तो स्पेस जो है इनर मेम्ब्रेन का जो है, द स्पेस फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन को उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसमें फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं थाइलैकॉइड्स। थाइलैकॉइड स्टैक्स में एक के ऊपर एक होते हैं, जैसे कि सिक्कों को हम इकट्ठा होते हैं, पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। थाइलैकॉइड जो होते हैं arranged in stacks like the piles of coins called grana or the integral thylakoid. In addition, there are flat membranes tubules भी होती हैं जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये रे फ्लैट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली हैं। ये कनेक्ट करती हैं सब थाइलैकॉइड्स को। कौन कनेक्ट करती है? स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट करती है। ये जो सिक्कों जैसे एक के ऊपर एक दिख रहे हैं, इनको, ग्रेनम को कौन कनेक्ट करता है? थाइलैकॉइड को।
ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट करती, ग्रेना नहीं स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलैकड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, इसमें क्या होता है स्ट्रोमा में, एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इसके स्मॉलर होते हैं और साइटोप्लाज्म के राइबोसोम 80S तक होता है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़े, सिक्कों जैसे एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बने होते हैं, है ना, जिसको ग्रेनम बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। और इंजाइम्स जो होते हैं उनको, स्ट्रोमा में इंजाइम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं इस तरह से। क्लियर, ये हमने पढ़ लिया। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड प्रेजेंट इन स्ट्रोमा और अरेंज इन स्टैक्स, पाइल ऑफ कॉइन जैसे अटैच्ड रहते हैं ग्रेना में। और इनको कौन कनेक्ट करता है, ट्यूब्यूल्स स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट करती हैं। और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्रेजेंट होता ही है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स और क्लोरोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक नहीं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए डेंस पार्टिकल जॉर्ज पैलेट के द्वारा। ये किसके बने होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड के, है ना। आरएनए का फुल फॉर्म सबको पता होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड के। और प्रोटीन होते हैं ये, और ये नहीं किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं, मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस 80S तक होते हैं, वाइल प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो प्रेजेंट हो 70S तक होते हैं। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, लार्जर और स्मॉलर, 2 यूनिट होती हैं इनकी। ये देखो, ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब, ये राइबोसोम का इन लार्ज स्ट्रक्चर बताया गया है। ओके, तो 80S राइबोसोम्स आर 60S एंड 40S, while 70S are 50S and 30। here S स्वीट्सबर्ग यूनिट को कहा गया। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इससे डेंसिटी और साइज पता लगता है ना, कितना डेंस है और कितना, एस का मतलब क्या है, कितना डेंस है और कितना साइज है उसका, है ना। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पता लगता है 80S से 70S। ये राइबोसोम से लार्ज सब यूनिट बताइए, स्मॉल सब यूनिट बताइए, है ना। तो 2 सब यूनिट है, 80S और 60S एंड 40S। तो इस तरह से स्वीट्सबर्ग यूनिट बताई गई हैं राइबोसोम्स की। तो और उसके बाद इसमें बताया गया है साइटोस्केलेटन। क्या बताया गया है, साइटोस्केलेटन। तो हम ऐसे एक एक करके हम टॉपिक समझते जाते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हाँ, ये कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, कैसे बना है ये जो सेल हैं, सेल के कौन कौन से, ये देखो राइबोसोम्स हैं, है ना। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्या उसकी रेट होती है, 1 मिनट, रेट ऑफ
सेडिमेंटेशन, सेंट्रल उस पर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो सेडिमेंटेशन, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ राइबोसोम, स्वीडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो 50s मतलब लार्ज है, 50s अगर यूनिट है मतलब वो लार्ज है। और 30s है मतलब स्मॉल है ना। तो ये इसकी प्रोकैरियोट्स में रहती है। और टोटल राइबोसोम दोनों मिला के करीब 70s यूनिट रहती है प्रोकैरियोट। ओके, तो एक तरह से ये बताता है 50s, और बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम होता है। तो इस तरह से हम इसकी सेडिमेंटेशन रेट पता लगती है, कितना डेंसिटी है इसकी। प्रेजेंट बोथ में होते हैं फ्री पार्टिकल्स, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। अब आगे से ये बता रहे हैं हमें इसके बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में। इसके बारे में साइटोस्केलेटन के बारे में, इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बने होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म का एक तरह से एक ढांचा बनाते हैं, बहुत सारे मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं उसका और मेंटेनेंस करते हैं। कौन? जो साइटोस्केलेटन होता है। राइबोसोम्स हमने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये देखो पार्टिकल्स के बारे में बताता है। तो एक हमारे पास एक फ्रेमवर्क बन जाता है। तो हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं? हमने आज कवर किया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, फिर वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ओके, और हम अभी इसमें राइबोसोम्स में आए हैं। राइबोसोम्स में किस किस साइज़ के राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में कितने होते हैं, कितनी सब यूनिट्स होती हैं, और उनकी यूनिट जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम तो हम राइबोसोम्स पढ़ रहे हैं। तो कल इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा चैप्टर हमारा? जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर टुमारो। ओके, आई होप आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे समझ आ रहा होगा। तो इसकी फ़ोटोज़ को इनलार्ज करके और वीडियो को ध्यान से सुने, साथ में अपनी बुक लेके, कॉपी लेके, उसको लिख के डायग्राम ड्रॉ करके याद करें तो 100% आपको सब अच्छे से याद आ गया। और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।